वॉर फिर से शुरू हो चुकी है और पिछले वीक हमें मार्केट में भी हेवी करेक्शन देखने मिला। I am considering a massive attack, bigger than ever before. I am close to making a decision. We are all set for it, he says. That's the statement from the US president. लेकिन बावजूद इसके अब मेरा व्यू मार्केट पे बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीक से पहले लगातार 5 वीक तक के निफ्टी 50 कंसोलिडेट कर रहा था और इस वीक जब ब्रेकडाउन आया तो ये लोअर साइड पे था। तो क्या रहेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, इसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वापस खरीदने लगे या नहीं, इसका भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। एंड फाइनली देख लेंगे कौन से सेक्टर्स मार्केट में लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को पीछे खींच रहे हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, मैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। ऑलराइट, तो स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 ये वो वीक्स थे जब मार्केट हर एक बार इनसाइड कैंडल फॉर्म करता। बेसिकली हर बार पिछले वीक के हाई और लो के बीच में ही क्लोज हो रहा था। लेकिन इस वीक में कुछ बदलाव आया है। प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोजिंग आई है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, बेसिकली इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन व्हाई इज माय व्यू नॉट सो बेरिश, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक बार अपने लेवल्स को, इनफैक्ट बिफोर आई ओपन माय लेवल्स, मैं आप लोग को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। पिछले वीक भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि भाई कैसे मार्केट में कंसोलिडेशन तो चल रहा है, लेकिन अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो किस लेवल तक की ये आ सकता है। एंड सिंपल आंसर वॉज कि भाई प्रीवियसली जब मार्केट ये गैप अप हुआ था ना, इतनी बड़ी आपको गैप याद होगी, ये था जून महीने का गैप। 15 जून से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा हेल्दी दिख रहा होगा। तो ये जो गैप थी ना, ये सस्टेनेबल नहीं होती है। बेसिकली कभी भी कोई चीज को रॉकेट जैसे शूट अप करना है तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा रॉकेट कोलैप्स कर जाता है, पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल कोलैप्स कर जाती है। सो अब हुआ क्या है निफ्टी में, ये जो गैप बनी थी ना, फाइनली अब वो गैप फिल हो गई है। प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा, पर मार्केट में एक्चुअली लो ब्रेक नहीं हुआ। सीधा फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होके ब्यूटीफुली हमारे गैप के प्री डिफाइंड लेवल को फिल किया और वापस रिकवरी आ गई। बेसिकली ये एक अनट्रेडेड जोन था। पिछली बार जब मार्केट यहां से ऊपर गया, देखिए पिछली बार जब मार्केट यहां से ऊपर गया ना, तो कई सारे ऐसे बायर्स होंगे जिन्हें इस जोन में बाइंग करने का मौका ही नहीं मिला। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मार्केट में एकदम से यहां से आपको शार्प रिकवरी देखने मिली। अब मार्केट में अच्छी बात क्या है कि गैप अब जो हुआ था मार्केट, वो गैप फिल हो गई है। क्या इसका मतलब है कि सारी गैप फिल हो गई है? नहीं, अभी भी एक छोटी सी गैप बचती है नीचे। अब मैं इस लेवल को पॉइंट डाउन करके, लाइक प्रेस डाउन करके यहां रख दूंगा। चलिए, अब निफ्टी 50 का 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे 23,700 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस 23,800 का जो लेवल है, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन था। तो मार्केट ने हमारी गैप तो फिल किया, लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए 23,200 से लेकर 23,180 का लेवल। बेसिकली ये गैप भी एक फिल हो सकती है। दैट इज द साइन डाउनवर्ड पोटेंशियल मार्केट में। इसके बाद मुझे कोई डाउनसाइड पोटेंशियल नहीं दिखती, क्योंकि भाई लिटरली मार्केट ने एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक रैली दिया था वाइल गोइंग अप। सो ये वाली गैप भी फिल कर दिया था, पर यहाँ पे एक और गैप बन गई थी। सो अगर ये गैप फिल हो जाती है तो लिटरली देयर विल बी नो ओपन गैप्स इन दिस प्रीवियस रिवर्सल। तो ये काफी अच्छा साइन रहेगा। सो डाउन साइड पे आपको एक लेवल नोट कर लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज ना मैं आपको निफ्टी का वैल्यूएशन चार्ट भी दिखाता हूँ, जिससे आपको और क्लियर पिक्चर बनेगी। चलिए, अपसाइड की अगर बात करें तो अभी भी 24,200 300 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। पिछले हर वीक में ये लेवल पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके यहां से करेक्शन दिखाया था। सो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में हमें इतने ही दो लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर रहा हूं कि अगले वीक में बहुत बड़ा कोई ट्रेंड आ जाएगा अपसाइड या डाउन साइड पे। इन दोनों लेवल्स के बीच में ही मार्केट अभी शायद ट्रेड करेगा। इसके लिए हम ओपन इंटरेस्ट भी चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको निफ्टी का वैल्यूएशन दिखा देता हूं। तो स्क्रीन पे निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं। इसका मैं अगर पी रेशियो ओपन करूं और 3 ईयर टाइम फ्रेम पे ये चार्ट दिखाऊं ना, तो आप इस पे देख सकते हो कि निफ्टी का अभी वैल्यूएशन 20.4 है। दिस इज सीरियसली अंडर वैल्यूड। जिस तरह की अर्निंग्स इस क्वार्टर में आई है ना, ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज का अर्निंग पर शेयर ग्रो किया है। इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, रिलायंस से लेके, रिलायंस के इनफैक्ट ईपीएस में थोड़ी सी दिक्कत आई, एचडीएफसी, लेकिन इन सब की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी। जब निफ्टी 50 के डोमिनेंट प्लेयर, जिनकी अर्निंग्स सबसे ज्यादा हैवी वेट रखती है, उनकी अर्निंग्स जब अच्छी आती है तो मार्केट अपने आप अंडर वैल्यूड हो जाता है सेम लेवल पे। इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। देखिए, अगर आप 23 जुलाई की क्लोजिंग देखो
तो यहाँ पे निफ्टी का वैल्यूएशन 20.4 आ रहा है। अब निफ्टी का प्राइस क्या है यहाँ पे? तो अगर मैं 23 जुलाई के क्लोजिंग से अगर डेटा को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो कि 23,800 पे निफ्टी है। अब यही सेम प्राइस पे निफ्टी और कब था भाई? कुछ क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई लगभग 12 मार्च की क्लोजिंग जो थी, 12 मार्च 2026 की क्लोजिंग भी 23,800 पे थी। तो प्राइस दोनों जगह सेम था। बट व्हाट अबाउट वैल्यूएशन? 12 मार्च 2026 यहाँ पे चेक कीजिए। ये है वो 11 मार्च, 12 मार्च। 12 मार्च का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 20.7 था। अभी ये 20.4 दिख रहा है, मतलब 0.3 पॉइंट से अभी निफ्टी अंडर वैल्यूड है। कैसे? दोनों समय पे निफ्टी का प्राइस सेम था 23,800, लेकिन क्योंकि इस दौरान में अर्निंग्स आ गई, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए, तो इन अर्निंग्स के बेसिस पे क्योंकि ईपीएस ग्रोथ आई है, अर्निंग्स में ग्रोथ आई है, दैट इज वेयर सेम प्राइस पे आप देख सकते हो कि मार्केट अब अंडर वैल्यूड हो चुका है। इनफैक्ट यही सेम चीज अगर आप समय में और पहले करोगे, क्योंकि 23,800 का लेवल यहां पे पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत बार विजिट हुआ है। सबसे पहली बार कब हुआ था? एक बार आप उस लेवल से अगर चेक करोगे, चार्ट का टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो जून 2024 में भी सेम प्राइस था। एक बार इसका भी वैल्यूएशन चेक कर लो। देखिए जून 2024 में अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 22.1 था। आज हम क्लियरली यहां से अंडर वैल्यूड है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्निंग्स इंप्रूव होती है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली ब्रेकआउट इज फॉर्म्ड। सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अब भाई जब गैप भर चुकी है, वैल्यूएशन वाइज निफ्टी एकदम अंडर वैल्यूड है, तो यहां से ज्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल अब नहीं दिखता है। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके देख लेते कि अगले हफ्ते की पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस ने कैसी बनाई है। तो ये रहा अगले हफ्ते का और इस मंथ का भी ओआई चार्ट। बेसिकली 28 इज द एक्सपायरी ऑफ द मंथली कैंडल एज वेल। बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अगले एक्सपायरी पे फिर कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप होंगे। सो इस हफ्ते के लिए अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी 24,000 पे कॉल का ओआई सबसे ज्यादा है। पिछले हफ्ते हमें दिख रहा था कि भाई पुट पे ज्यादा राइटर्स थे, बट मार्केट में ऐसा वॉर लाइक सिनेरियो हुआ तो एकदम से गैप डाउन हुआ। जब मार्केट में गैप डाउन होता है तो अपने आप सपोर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बेसिकली उन्होंने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के रखा होगा, और क्योंकि मार्केट 200 पॉइंट नीचे ओपन हुआ तो ऑब्वियसली उनके स्टॉप लॉस ऑटो ट्रिगर हो गए होंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई पुट ओआई एकदम से इतना कम हो गया। फ्राइडे और थर्सडे का फॉल बहुत ही शार्प था। लेकिन अगर आप ओवरऑल ओआई देखोगे तो कॉल ओआई अभी बहुत ज्यादा है। 24,000 पे अगले हफ्ते के लिए सबसे ज्यादा ओआई बना हुआ है, विच विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड आउट ऑफ द मनी 25,000 पे भी लोगों ने सेलिंग करके रखी है, तो थीटा डीके का एडवांटेज लेने वाले हैं। चलिए अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई ऑन द डाउन साइड की बात करो तो 23,000 पे है। ये भी अगेन ऑप्शन सेलर्स है जो थीटा डी के चाहते हैं, बट एट द मनी के पास में 23,800 पे सबसे ज्यादा पुट ओआई अभी दिख रहा है। मार्केट ऑल्दो अभी इसके नीचे है, थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर जाता है तो ये ओआई आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 23,800 पे बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है, लेकिन उसके बाद में अगर सपोर्ट बोलोगे तो 23,700 पे। बेसिकली सपोर्ट बहुत नजदीक है, बहुत फ्रेजाइल है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं ले पाता है तो इट विल इवेंचुअली नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा क्लियर कोई सपोर्ट दिखता नहीं। बेसिकली अगर मार्केट 23,700 800 के लेवल को अच्छे से सस्टेन नहीं करता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ता है, ऊपर टुवर्ड्स 24,000 अगर नहीं बढ़ता है, तो डाउन साइड पे आपको जो अगली गैप है वो फिल होती दिख सकती है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि फ्यूचर ओआई हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है भाई। तो फ्यूचर ओआई हमें बताता है कि फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन, ओपन इंटरेस्ट कैसा है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस की ओपन पोजीशन। अगर आप एक फ्यूचर को बाय या सेल करते हो तो ये ओपन पोजीशन होती है। जब तक आपने पोजीशन को क्लोज नहीं की, इसे ओपन इंटरेस्ट में काउंट किया जाता है। तो भाई अभी ओपन पोजीशंस कैसी दिख रही है? हेवीली बेरिश, 91.3% ऑन द शॉर्ट साइड। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बुलिश सिनेरियो। ये डेटा तो इनफैक्ट पिछले 2 साल में कभी भी 30% से ऊपर गया ही नहीं है। याद रखिए, जब ये नंबर एफआईआईस की लॉन्ग पोजीशन, ये सिर्फ एफआईआई का डेटा आपको दिखाता है, एफआईआईस की लॉन्ग पोजीशन अगर ओवरऑल 30% से ऊपर जाती है तो हम रिवर्सल कहते हैं, और अगर 50 से ऊपर जाती है तो हम बुलिश मार्केट कहते हैं। पिछले 1.5-2 साल से ये नंबर कभी भी 30 से ऊपर नहीं गया है। अगर आप इस सीरीज को ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए ये नंबर को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मार्केट का ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख लेते हैं कि कैश मार्केट में एफआईआईस ने क्या परफॉर्म किया है। सो थोड़ा सा मिक्स्ड बोल सकते हो आप इसको, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ये भी सेलिंग है था। पिछला वीक पूरा उन्होंने सेल किया था। इस वीक उन्होंने एक दिन बेसिकली 21 जुलाई के दिन उन्होंने बाइंग करी, बट उससे बहुत ज्यादा सेलिंग उन्होंने आने वाले 3 दिनों में कर दी। तो ओवरऑल अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि महीने का लिटरली लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद में आपको अगले महीने की एक्सपायरी देखने मिलेगी, राइट। सो इस महीने भी नेट उन्होंने 11,700 करोड़ की सेलिंग करी है। क्या ये सेलिंग पिछले कुछ महीनों से कम है? हाँ। क्या ये स्टिल एक बहुत बड़ी सेलिंग है? हाँ। सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस कि भाई एफआईआईस लगभग साल भर से, देखिए जुलाई 2025 है और अब ये जुलाई 2026 है, 12 महीने लगातार उन्होंने सेलिंग करी है। एक पूरा साल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है। अगर आप टोटल करोगे तो ये इतना बड़ा नंबर आएगा कि एक बड़ा मेगा कैप कंपनी लिटरली मार्केट से वाइप आउट कर दिया है।
दिस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ कंसर्न। बट यूनियन बजट जब आया था तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि बजट बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। एफआईआईस को जेन्युइनली इंडिया में ऐसा इन्वेस्ट करने का कोई अपॉर्चुनिटी दिखता ही नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन, हाई टैक्सेस एंड इवेंचुअली आपको दिख ही रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना? उनके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं होता है, उनकी कोई लॉयल्टी नहीं होती है। एफआईआईस तो सिंपली अपने पैसों को कंसिडर करते हैं, जहाँ से भी उनके पैसे बढ़ेंगे, वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स उनको अभी भी अट्रैक्टिव नहीं दिखे। पॉलिसीज़ बोलो, वैल्यूएशन बोलो, जो भी रीज़न हो, अर्निंग्स ग्रोथ को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू देम जिस स्पीड से हमारी कंपनीज़ ग्रो कर रही है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। जो वैल्यूएशन पे हमें, इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव। जो पॉलिसीज़ हम ऑफर कर रहे हैं, इट इज़ ऑफेंसिव फॉर देम इनफैक्ट। मतलब अगर आपकी अर्निंग्स इतनी ग्रो नहीं हो रही तो इतना बड़ा टैक्स क्यों ले रहे हो आप? दैट इज द क्वेश्चन जो उनके दिमाग में है। फिलहाल तो सरकार ने इसके ऊपर में कोई अपडेट नहीं दिया है। आई वुड रियली स्ट्रांगली अप्रिशिएट कि दैट वुड बी अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर देम एक्चुअली। अगर ये डेटा चेंज हो जाता है, बेसिकली अगर टैक्सेशन पॉलिसी में थोड़ा सा भी इंसेंटिव आप देते हो ना, आई बिलीव एफआईआईस वुड कम बैक टू इंडिया। बट अगर आप अभी मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो यार दिस इज सीरियसली अ कंसर्न यार। 12 महीने से सेलिंग करना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लिटरली नॉट बाइंग एनीथिंग इन इंडिया सिंस 1 ईयर, दैट्स अ वेरी बिग साइन ऑफ कंसर्न। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पता है क्या होता है? कई बार म्यूचुअल फंड वालों का फिर हौसला टूट जाएगा, वो अपनी एसआईपीस को कम कर देंगे, तो डीआईआईस की पावर भी कम हो जाएगी। अगर आप इस महीने डीआईआईस का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है मार्केट को, बट इस पर्टिकुलर महीने में, जुलाई महीने में उनकी बाइंग एग्रेसिव नहीं थी। ओवरऑल तो देखो, डीआईआईएस का काम है, म्यूचुअल फंड वालों का काम है मार्केट में अंधाधुंध बाइंग करना, तो वो तो सालों साल बाइंग करते रहेंगे। बट एफआईआईएस जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो मार्केट साइडवेज रहेगा एट बेस्ट। रिटेलर का तो यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि रिटेलर तो सेग्रीगेटेड बाइंग करते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, या जो भी उनको खरीदना है, जो वो अपना इंडिविजुअल छोटा मोटा पैसा लगाते हैं। बट मेन पैसा लगाने वाले दो प्लेयर्स है, जब तक वो दोनों यूनाइट नहीं होंगे तब तक के मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आएगी। हेंस द चॉपी मार्केट। चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट में कौन से सेक्टर्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये रहा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पिछले वीक का। हम पहले देख लेते हैं, फिर मंथ का भी एक बार देख लेंगे। पिछले वीक प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पिटाई हुई। अर्निंग सबकी अच्छी आई थी, एचडीएफसी से लेके आईसीआईसीआई से लेके एक्सिस तक के। एक्सिस तो बहुत ही ज्यादा गिर गया था। सो अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टॉक्स बैठे बैठे अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं था, तो इन स्टॉक्स को गिरा दिया। देखिए, एफआईएस को कभी भी पैसा निकालना होता है ना, तो वो उन जगह से निकालेंगे जहां पैसा निकालते निकालते उनका शेयर प्राइस ज्यादा ना गिर जाए। लार्ज कैप्स उसमें आते हैं। हेंस बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को अनफॉर्चुनेटली इस महीने इस वीक पिटाई देखने मिली। इस ओवरऑल मंथ में देखोगे तो वो 3% ही डाउन है, विच इज नॉट बैड। वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव एट दिस स्टेज। मैं तो पीएसयू बैंक्स को फॉलो कर रहा हूँ वैसे काफी दिनों से। प्राइवेट बैंक्स भी अभी मेरे रडार पे आते ही होंगे। रियलिटी इंडेक्स 4% से पिछले वीक गिर गया, ओवरऑल 6% से अप था। हम इस पे एनालिसिस वीडियो बनाते उससे पहले ही ये सेक्टर ने एकदम 4% का डिप दिखा दिया। कोई बात नहीं, अभी भी दिस सेक्टर इज ऑन। ओवरऑल बजाज फाइनेंस वगैरह के चलते बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पिटाई देखने मिली। निफ्टी 50 भी यहाँ पे 2% डाउन था, तो जो भी सेक्टर निफ्टी 50 से ज्यादा गिरे, दे विल कम अंडर बेरिश वॉच लिस्ट। अब बुलिश सेक्टर की अगर बात करें तो गोल्ड में थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली। आपको यूएस मार्केट में भी ऐसा कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली, मतलब इंडिया इज नॉट डूइंग दैट बैड येट। एफएमसीजी सेक्टर डिफेंसिव होता है, पिछले कुछ खास मोमेंटम नहीं था। सो बेसिकली बुलिश साइड पे तो पिछले वीक देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। फार्मा की एक न्यूज आई थी, लेकिन फार्मा अभी भी इतना गिरा नहीं है। फार्मा के ऊपर कुछ टैरिफ लगने वाले हैं, बट उसका न्यूज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, उस पर क्लैरिटी नहीं आई, तो फार्मा सेक्टर कंसोलिडेट किया। कई लोग ने पैनिक सेलिंग करी होगी, तो उसका फायदा भी उठाया होगा इन्वेस्टर्स ने। अब मंथली बेसिस पे देखो तो इस महीने का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर थे बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। वेरी देखो, ये जो सेक्टर है ना इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सेक्टर अगर गिरेंगे तो मार्केट तो नीचे रहेगा ही। पर याद रखो, तीनों ही सेक्टर आज के तारीख में बेसिकली पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बजाज फाइनेंस वगैरह आ जाते हैं आपके, ये अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। इनफैक्ट बैंक्स तो बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है इंडिया में। पिछले महीने के टॉप परफॉर्मर की बात करोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में रिवाइवल देखने मिल रहा है। रियलिटी सेक्टर जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा अच्छा चला। एंड नो सरप्राइजेस, आईटी सेक्टर अपने सपोर्ट पे था, मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था, शूटिंग अप, गोइंग अप, राइट। अभी मैंने रिसेंटली अर्निंग एनालिसिस में बोला था कि इन्फोसिस की अर्निंग्स अच्छी आई है, टीसीएस की भी अच्छी आई है। लोगों को वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, लोगों को लगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, बट अब देखो नंबर्स भी यही बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी यही बता रहे हैं आपको। सो याद रखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक स्किल है। मैंने उसके ऊपर में एक वीडियो बनाया भी है, अगले वीक में अपलोड भी कर दूंगा। बट ये याद रखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक स्किल है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स। अच्छे स्टॉक को सपोर्ट पे खरीदने में जो हिम्मत लगती है, वो हर रिटेल इन्वेस्टर में नहीं होती है। और वो उसी का फायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशन कि लोअर लेवल पे जब कोई बाय नहीं कर रहा है ना, तो इनफैक्ट वो तो सेल कर रहे होते हैं, रिटेलर्स तो सेल कर रहे होते हैं, उनका हौसला टूट जाता है वहाँ पे। टीसीएस या इन्फोसिस जैसे ब्लू चिप कंपनीज को वो बुरा बोलने लग जाते हैं, एआई में पार्टिसिपेट नहीं क्या करते, जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। दे आर
डीप इनटू एआई। जितना हो सकता है, जितना रिक्वायर्ड है, उतना वो लोग काम कर रहे हैं। जितना ऑफ कोर्स एकदम इनोवेशन स्केल पे नहीं है, बट इंडिया इज नेवर नोन फॉर देयर इनोवेटिव स्किल्स, राइट? हम सर्विस प्रोवाइडर्स है, हमारे R&D एक्सपेंडिचर उतना नहीं है और उतना स्कोप भी नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम लोग एकदम कुछ इनोवेशन कर ले। उसके लिए बहुत R&D पे स्पेंड करना पड़ता है और R&D का पैसा एक जुआ होता है। आप कोई जगह पे रिसर्च करने गए, अगर वो रिसर्च के डेवलपमेंट आपके फेवर में नहीं गई, रिसर्च फ्लॉप हो गई, तो पैसा बर्बाद हो जाता है, राइट? तो इंडियन कंपनीज अनफॉर्चुनेटली उस सेगमेंट में काम नहीं करती है। तो वी विल लेट देम स्पेंड, बड़ी कंपनीज को हम बड़ी कंट्रीज को स्पेंड करने देंगे R&D पे, देन वील कॉपी पेस्ट द मॉडल और वील वर्क अराउंड देम। तो ये याद रखो, इंडियन आईटी इज नॉट डेड। नंबर्स ये कहानी नहीं बता रहे हैं, नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस कुछ और बोल रहा है, और यहीं पे फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन का कोरिलेशन एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा। सो टू समराइज, मार्केट में एक गैप फिल हो गई है जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल था। हम लोग काफी वीक से उस चीज को चेज भी कर रहे थे। तो जब वो चीज हो जाती है तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि जो हम कह रहे थे वो एक्चुअली हुआ। तो देयर इज नथिंग टू स्ट्रेस कि भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे क्यों आया, गैप बन गई थी। जब मार्केट गैप अप हुआ था तब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो जब गैप फिल होती है तभी भी नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैंने अपने आरए कम्युनिटी को इस गैप अप पोर्शन में काफी प्रॉफिट्स बुक करवाए, बिकॉज वी न्यू कि भाई गैप तो फिल होगी, मार्केट में तो नीचे आएगा, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट। तो एंड अब इस लेवल पे हम वापस इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो एनालिसिस हम करते हैं ना, इसका फायदा एक्चुअल आप अपने पोर्टफोलियो पे भी ले सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहाँ पे देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।